हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो आपके न्यू एफर्ट्स फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके बारे में, इसके सभी अति लघु क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में बेहतर स्कोर दिलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। इसलिए आप इनको सभी को याद कर लीजिए, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करिए। तो ये वीडियो आपका रिवीजन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसका। तो फिर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको इस बात का पता भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं। तो जो एनपीआरसी प्रमुख होता है उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे संकुल प्रभारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष, यानी कि जो ग्राम का प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है, वही ग्राम शिक्षक जो समिति होती है, ग्राम शिक्षा समिति जो होती है उसका प्रधान होता है। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो प्रधानाध्यापक होता है ग्राम शिक्षा समिति का सचिव। नेक्स्ट है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है, यानी कि ब्लॉक संसाधन केंद्र होता है बीआरसी का फुल नेम, कंप्लीट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट का कंप्लीट नेम है, फुल फॉर्म है डाइट की। आगे बढ़ेंगे, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है। एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। आगे है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि 1992 को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जानते हैं। नेक्स्ट है, यशपाल समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए 1992 में ही यशपाल समिति का गठन हुआ। अगला है क्वेश्चन, शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई। तो 1993 में, यानी कि 1993 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि शिक्षा जो है बिना बोझ के हो। बच्चों पर जो बैग का इतना सारा बोझ होता है, उनमें इतनी सारी बुक्स होती हैं, उन सभी चीज़ों का बोझ बच्चे पर कम किया जाए और बैग में जो भारीपन है उसको हल्का किया जाए। इसलिए शिक्षा बिना बोझ के ये रिपोर्ट किस समिति ने जारी की। तो यशपाल समिति ने। और कब की, तो 1993 में की, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है। तो न्यूपा का अध्यक्ष होता है अवकाश प्राप्त आईएएस, यानी कि जो अवकाश प्राप्त आईएएस होता है वही न्यूपा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में न्यूपा का मुख्यालय स्थित है। अगला है, आरटीई का पूरा नाम क्या है, यानी कि आरटीई जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ राइट टू एजुकेशन, इसका कंप्लीट नेम है। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में रखा गया है वर्तमान में शिक्षा को, यानी कि एजुकेशन हमारी समवर्ती सूची में है। आगे है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ। तो 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, यानी कि 1882 में इसका गठन हुआ भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन आयोग का। आगे है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ। तो 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर डीएस कोठारी थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष। तो इनके पीछे कोठारी लगाए, इनके नाम पर ही इस आयोग का नाम भी कोठारी नाम पड़ा था, डीएस कोठारी के नाम पर। आगे, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस राज्य सरकार को है। तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बना सकते हैं। आगे है, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राज्य की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। तो भारत संविधान के 42वें संशोधन में भारत के एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष जो राष्ट्र है उसकी घोषणा का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा संविधान के 42वें संशोधन में। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन देखिए आप 2017 में पूछे जा चुके हैं, और ऊपर जो आप पढ़कर आए वो सभी 2016 में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बीटीसी में डीएलएड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। आप फर्स्ट सेम करके बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उनमें से बहुत सारा डेटा आपका सेम हूबहू आपको देखने को मिल जाता है। अगला है, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाला विचारक है। तो देखिए पाठशाला जो है एक बाग है, शिशु क्या है उसमें पौधा है, और शिक्षक कौन है, माली, यानी कि
जो शिक्षक है वो शिशु को क्या कर रहा है, खाद देकर, बीज देकर, यानी शिक्षा देकर बड़ा कर रहा है। और पाठशाला क्या है, एक बाग है जिसमें शिशु जो है बड़ा हो रहा है। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है फ्रॉवेल ने, आपको ध्यान रखना है। यानी पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाला विचारक कौन है, फ्रॉवेल है। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता, तो ईश्वरीय सत्ता में प्रयोजनवाद आस्था नहीं रखता। ये जो दिखता है हुआ, यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ों पर एक्टिविटी करके जो चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों पर बिलीव रखता है प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो सुकरात हैं प्रश्न शिक्षण विधि के जनक। प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो भौतिकवाद के नाम से प्रकृतिवाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया, तो 1839 में फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में है राज्य शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ये भी शिक्षा संस्थान राज्य का इलाहाबाद में है, विज्ञान शिक्षा संस्थान राज्य का इलाहाबाद में है। और राज्य का हिंदी संस्थान कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। ये ध्यान रखना है, इनमें अंतर आपको। आगे बढ़ेंगे, आगे है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इलाहाबाद में है ये। और मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ पर है, ये भी इलाहाबाद में है। और राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, यानी कि जो टेक्निक्स हैं हमारी शैक्षिक टेक्निक्स, उनके संस्थान कहाँ पर है उनका, तो वो है लखनऊ में, ध्यान रखना है। आगे है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है, सीमेट कहाँ पर है, तो सीमेट जो है आपकी इलाहाबाद में है। नेक्स्ट, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ये आपका रिवीजन है फर्स्ट, तो आपको इसको रिवीजन के तौर पर ही लेना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रिवीजन होगा आपका फास्ट, क्योंकि एग्जाम टाइम पे चीज़ों को डिटेल में कम और रिवीजन को किया जाता है, क्योंकि आप पहले से सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, SCERT का पूरा नाम क्या है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT का पूरा नाम है। आगे है, NCERT का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ पर राष्ट्र और राज्य का ध्यान रखना है। जो स्टेट की बात होगी वहाँ पर राज्य लगाएंगे, और जहाँ पर पूरे NCERT यानी कि राष्ट्र की बात होगी, पूरे देश की बात होगी, तो वहाँ पर राष्ट्रीय लगाएंगे। आगे है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन कब हुआ, यानी कि इनका गठन किस वर्ष किया गया, तो 1981 में, 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ, यानी कि इनका यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण गठन की बात हुई है, और यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण गठन की बात हुई है। तो इसकी स्थापना हुई 1961 को, यानी कि 1961 में। तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले हुआ और राज्य स्तर पर बाद में हुआ। नेक्स्ट है, पोषाहार वितरण योजना क्या है, तो शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु समाज में अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई। यानी कि जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन योजना, लंच का जो भी व्यवस्था होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वही पोषाहार वितरण योजना है, ऐसे बच्चों को आकर्षित करने के लिए जहां पर उनके परिवार में उनके अभिभावक उनके लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाते। नेक्स्ट है, NCTE, यानी कि NCTE का पूरा नाम आपको बताना है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है, CMAT का पूरा नाम राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला है, CMAT का गठन कब हुआ, तो CMAT का गठन 1995 यानी कि 1995 में हुआ। नेक्स्ट, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा समिति की, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो 1995 में, यानी कि 1995 में भी इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद होता है इसमें 41 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 41 सदस्य होते हैं। अगला है, NPEGEL का क्षेत्र बताइए, तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड, 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड तथा चयनित शहरी मलिन जो बस्तियां हैं वो NPEGL का क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया, तो जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर इसका आयोजन किया गया, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और आपके ब्लॉक स्तर पर और आपके ग्रामीण स्तर पर स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है,
तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य हैं, तो इसके उद्देश्य क्या हैं ये बताना है। तो बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्धता हेतु प्रयास करना। तो क्या करना है, इसमें बालिकाओं से रिलेटेड है सारी चीज़ें। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्या जो है योजना है, विद्यालय योजना है, तो आपको पता होना चाहिए कि बालिकाओं के प्रति जो अलग अलग दृष्टि होती है, लोगों की लैंगिक भेदभाव जो होता है उस सम दृष्टि को विकसित करना है, लोगों की समान दृष्टि बनाना है, बालिकाओं के नामांकन को ठहराव को सुनिश्चित करना है, क्योंकि कुछ लोग नामांकन तो करा देते हैं लेकिन स्कूल नहीं भेजते, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करना है, और बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता की उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई, तो यह योजना 2004-05 में प्रारंभ की गई। आगे है, बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं, तो बाल श्रम कहा जाता है। बाल श्रम का मतलब क्या है, जहाँ पर बालक और बालिकाओं के जो अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, उनको जो है नज़रअंदाज किया जाए, उनका हनन किया जाए, उनका शोषण किया जाए, वही होता है बाल श्रम। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई, तो विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, जो विद्यालय में बच्चे थे उनका ड्रॉप आउट होना, उनके टाइम से पहले ही विद्यालय छोड़ जाना, इस वजह से मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता हुई, ताकि बच्चे जो है विद्यालय को छोड़कर ना जाए, ड्रॉप आउट ना करें, विद्यालय में रुकें और अपनी जो है शिक्षा उसको ग्रहण करें। आगे है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई, तो 15 अगस्त 1995 से ये योजना लागू की गई, यानी कि 15 अगस्त 1995 से ये योजना चल रही है। आगे है, बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया, तो ये आपके 2015 में पूछा जा चुका है और ये 2015 के सभी क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बाल अधिकार जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 दिसंबर 1950 को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है, शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय शिक्षा अधिकार अधिनियम की ये एक विशेषता है। दूसरी है, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, तो इसमें क्या चेंज किया गया शिक्षा अधिकार अधिनियम में कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है प्रोवाइड की जाएगी और बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना को मुक्त किया जाएगा। जो टीचर्स होते हैं बच्चों को शारीरिक रूप से दंड देते हैं, मानसिक रूप से उनका शोषण करते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट किया जाएगा, उन चीज़ों को कोई स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है, तो नहीं। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है इसके तहत क्या है कि आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकते, आप बस स्कूल में शिक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे है, मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है, तो एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। यानी कि मैकाले ने ये कहा कि जो यूरोपीय पुस्तकालय है उसकी एक अलमारी और भारत और अरब का पूरा संपूर्ण साहित्य, उसने यूरोपीय पुस्तकालय यानी यूरोपीय शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया और अपने भारत के साहित्य को, अरब का संपूर्ण साहित्य जो है उसको कोई महत्व नहीं दिया, बस अपने यहाँ की एक पुस्तकालय की एक अलमारी के समान बता दिया। नेक्स्ट है, शिक्षा में छनाई या निस्यंदन या निष्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को शिक्षित कर सकें, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत है। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत क्या कहता है, जैसे कि इन लोगों ने क्या किया था, जैसे मैकाले था, इन्होंने दिया था ये शिक्षा में छनाई का सिद्धांत, और इनका मतलब था कि कुछ लोगों को जो उच्च वर्ग के हैं, हाई लेवल के हैं, उनको शिक्षा प्रोवाइड करा दी जाए और उनके थ्रू जो छोटे लेवल के हैं, निम्न लेवल के जो लोग हैं, उन तक छन छन के शिक्षा पहुंच जाएगी। ये था छनाई का सिद्धांत और इसका यही मत था कि कुछ लोगों को, जनसाधारण को जो है शिक्षित कर दिया, कुछ लोगों को शिक्षित कर दिया जाए जो हाई लेवल के हैं, उनके थ्रू धीरे धीरे शिक्षा छन छन कर जनसाधारण तक, यानी कि जो निचले स्तर के लोग हैं उन तक पहुँच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है, तो अनुदान आयोग को जो है इन्होंने लागू किया था हंटर कमीशन ने, और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में था, यानी कि आपके प्राइमरी से ऊपर की बात है, इस क्षेत्र में इन्होंने अनुदान प्रणाली की शुरुआत की थी, अनुदान प्रणाली को लागू किया था जो आज के टाइम में भी प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि सभी लोग इसके थ्रू हेल्प ले सकें। और इस वीडियो में बस इतना ही और आप हमें सपोर्ट करते रहें, बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।